हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में इंटेलिजेंस टेस्ट से सारे डाउट्स क्लियर किए थे। मैं इस वीडियो में आपको बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताने जा रही हूँ, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट में इसे कवर नहीं किया, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया। तो हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं, तो इसे पूरे फुल फॉर्म में हम समझेंगे। तो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मतलब मॉडर्न बुद्धि परीक्षण को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में देखते हैं, एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण लेते हैं, तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बीने ने किया था। बीने का बुद्धि परीक्षण तथा उसके समस्त संशोधन बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण है। इस प्रकार के परीक्षणों में एक एक बालक को बुलाकर उसकी परीक्षा ली जाती है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बीने ने किया था। इस प्रकार के परीक्षण में सभी बालक को एक एक करके परीक्षा ली जाती है। मतलब कि एक साथ में सबका परीक्षण नहीं लिया जाता, एक एक बालक का एक बार में एक ही बालक का परीक्षण लिया जाता है। तो इसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंस होता है इसके द्वारा, जो परीक्षण के द्वारा जो निकाला जाता है निष्कर्ष, वो बहुत इम्पॉर्टेंस, इसका बहुत इम्पॉर्टेंस रखा जाता है। परीक्षक परीक्षार्थी के व्यवहार का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाता है और आवश्यकता पड़ने पर वह बालक को मानसिक एवं संवेगात्मक गुण दोषों का अध्ययन करके व्यक्तिगत रूप से उन्हें परामर्श भी दे सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम एक एक बालक का एक एक बार में परीक्षण लेते हैं तो हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं और उसके सभी कमी को हम समझते हैं और उसे दूर करने के अच्छे से प्रयास भी करते हैं। तो ये व्यक्तिगत परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंटेलिजेंस टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो उसके भी टू टाइप्स होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला उसमें से है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, मतलब वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और दूसरा है अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें से भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस परीक्षण में भाषा का पढ़ सकना व समझना आवश्यक होता है। मतलब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसमें भाषा को पढ़ना आना चाहिए। इन परीक्षणों में प्रश्नों के कई समूह होते हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर व्यक्ति को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। चूँकि ऐसे परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। मतलब इसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए बच्चों को, और इसमें एक बार में एक ही बच्चा का टेस्ट लिया जाता है, तो इसलिए इसे व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रशासन केवल पढ़े लिखे लोगों पर ही हो सकता है। मतलब जो पढ़ा लिखा है उन्हीं पर यह टेस्ट किया जा सकता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को पढ़ने लिखने का कितना ज्ञान है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में प्रमुख रूप से निम्न है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, फिर दूसरा स्टैनफोर्ड बीने स्किल, फिर तीसरा है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, और चौथा है वेस्लर वेलेव्यू टेस्ट। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को आप समझा दीजिए। तो इसे हम डिटेल में नोट्स के रूप में आपके सामने प्रोवाइड करें, आप इसे ध्यान से सुने और समझें। तो इसमें हम पहला देखते हैं बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन इंटेलिजेंस स्किल। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बीने को है। वह पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। सन 1900 के लगभग में उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने उससे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंदबुद्धि थे, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सके।
मतलब कि 1900 के लगभग में उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनसे मतलब कि अल्फ्रेड बीने से ऐसे विद्यार्थियों की आंकड़ा मांगी जो मंदबुद्धि हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों मतलब स्पेशल स्कूल्स की व्यवस्था की जा सके, उन्हें भेजा जा सके। तो बीने ने इस कार्य में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक साइमन से सहायता ली। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की, जिसे बीने साइमन बुद्धि स्केल कहा जाता है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। मतलब ये परीक्षण सिर्फ 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए ही था। यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता है। मतलब कि यदि बालक अपने अनुसार के सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता है। यदि वह अपनी आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर देता है तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला माना जाता है। मतलब कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग अपने एज से अधिक वाले प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला माना जाता है। और यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो वह मंद बुद्धि समझा जाता है। मतलब कि वो जिस एज का है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसका भी जवाब दे पाता है तो वो थोड़ा मंद बुद्धि माना जाता है, मंद बुद्धि बालक समझा जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं स्टैनफोर्ड बीने स्केल। तो इनका देखते हैं। लंदन में बर्ट और अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बीने के परीक्षण के दोषों को दूर करके 1916 में एक नया रूप दिया। मतलब कि जो बीने साइमन परीक्षण था उसमें कोई मतलब समस्या थी तो उसे दूर करके स्टैनफोर्ड बीने स्केल ने एक लंदन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बीने के परीक्षण के दोषों को दूर करके 1916 में उसे एक नया रूप दिया जो स्टैनफोर्ड बीने स्केल के नाम से जाना जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीने साइमन परीक्षण। तो उसने 1937 में और फिर 1960 में अपने सहयोगियों मैरिल की सहायता से उसे पूर्णतः निर्दोष बना दिया। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था। जो बीने साइमन परीक्षण था वो 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था, लेकिन ये 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था, जिसमें टोटल 90 प्रश्नावली थी। अब हम तीसरा देखते हैं पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। तो यह परीक्षा 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे आयु की बुद्धि के साथ साथ क्रमशः जटिलतर होती जाती है। जैसे कि हम देखते हैं जिस प्रकार की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दे दिया जाता है। मतलब कि बच्चों को एक कागज़ पे एक भूल भुलैया का चित्र बना हुआ दिया जाता है। बालक को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर भाग अंकित करना पड़ता है और बालक को कहा जाता है कि आप इस चित्र से बाहर निकलने के रास्ता ढूंढिए। तो इसमें इस तरह के भी टेस्ट होते हैं, इसे पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट कहते हैं। अब हम चौथा देखते हैं वेस्लर वेलेव्यू टेस्ट, वेस्लर वेलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस परीक्षण का निर्माण 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। ये बालकों के लिए नहीं था, ये बड़े लोगों के लिए था किया गया था। वयस्कों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए इसका बहुत प्रचलन है। अब हम दूसरा देखते हैं। हमने पहला देखा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अब हम दूसरा देखते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो अभी हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के ही अंदर चल रहे हैं, जिसमें से पहला हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखा और दूसरा देखते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक वे परीक्षाएँ होती है जिनमें केवल कागज़ पेंसिल से कुछ काम करना होता है, जैसे चित्र बनाना आदि। इसमें पढ़ना लिखना आदि कुछ नहीं होता है। इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। मतलब कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में था कि इसमें पढ़े लिखे लोगों की ही परीक्षा ली जाती है, लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ऐसा कुछ नहीं था। इसे पीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पेपर पेंसिल परीक्षण। इसमें ना पढ़े लिखे लोगों की परीक्षा ली जाती है। बिना पढ़े लिखे बालक इन्हें कर सकते हैं। इस परीक्षा विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों से कुछ समस्यापूर्ण कार्य करने को दिया जाता है, जैसे चित्रों के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्रों को पूरा करना, किसी दिए हुए चित्र में असंभव बातों को बताना, भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना आदि। मतलब कि इसमें ऐसे ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिसमें से पहला है कि बहुत सारे बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर और बोला जाता है बच्चों को कि इसे आप सजाइए कि कहाँ कहाँ लग सकता है। और दूसरा फिर बोला जाता है कि किसी दिए हुए
चित्र में असंभव बातों को बताना, मतलब कि कोई चित्र है जैसे कि उसमें हमको हम बोलते हैं बच्चों को कि इसमें आप असंभव बातों को बताइए कि इसमें ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो उन्हें बताना पड़ता है। या फिर ऐसा कि भूल भुलैया एक चित्र बना के और उसमें से बोला जाता है कि बच्चों को कि आप इसे पेंसिल के माध्यम से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढिए। तो ये अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के परीक्षणों को निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हमने पहला देखा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अब हम दूसरा देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, अमेरिका में हुआ था। मतलब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसका जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो आरंभ हुआ था उसी समय में हुआ था अमेरिका में। कारण यह था कि वहाँ की सरकार व्यक्तियों की मानसिक योग्यता के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों, अफसरों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी। मतलब कि वहाँ के जो मालिक थे वो सैनिकों को, मतलब तेज सैनिक को ही अपने सेना में भर्ती करना चाहते थे, जिसके लिए उनका परीक्षण किए थे। तो इतने सारे सैनिकों का एक एक करके परीक्षण कर पाना असंभव था, इसलिए सभी का, बहुत सारे सैनिकों का एक साथ परीक्षण किया जाता था, इसलिए इसका नाम सामूहिक बुद्धि परीक्षण पड़ा, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पड़ा। तो बुद्धि के सामूहिक परीक्षणों से ऐसे परीक्षणों से है जिनका उपयोग एक समय में बालकों के एक बड़े समूह पर किया जा सके। मतलब कि बुद्धि के सामूहिक परीक्षणों से ऐसे परीक्षणों से जो एक समय में बहुत सारे बालकों का एक साथ टेस्ट लिया जाता है, तो इसे ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अतः इनका उत्तर देने के लिए भाषा ज्ञान आवश्यक होता है, किंतु कुछ परीक्षण अशाब्दिक भी होते हैं। मतलब इसमें पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं और ना पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, दोनों का परीक्षण हो सकता है। तो इस रूप में सामूहिक परीक्षण भी दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला शाब्दिक सामूहिक परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो हम इसमें से भी एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम पहला देखते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में एक बार में एक ही व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है। अधिक संख्या में व्यक्तियों पर यह परीक्षण करने में समय बहुत अधिक लग जाता है और परिणाम भी दोषपूर्ण आते हैं। मतलब कि अगर एक साथ में बहुत सारे लोगों का टेस्ट ले लिया जाता है तो इसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना कि एक बार में एक व्यक्ति का टेस्ट लेने पे आता है। तो अतः इस दोष को दूर करने के लिए सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों द्वारा एक साथ कई व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। मतलब कि इसलिए इन दोष को दूर करने के लिए शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, जिसमें एक साथ में कई लोगों का टेस्ट अच्छे से लिया जा सकता है। इस परीक्षण का सबसे पहले निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। सेना में अधिकारी वर्ग की भर्ती के लिए शाब्दिक सामूहिक परीक्षण तैयार किए गए। इन परीक्षणों को आर्मी अल्फा टेस्ट कहा गया। मतलब कि इस परीक्षण का सर्वप्रथम तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, तो उसमें आर्मियों का टेस्ट लिया जाता था, मतलब सैनिकों का टेस्ट लिया जाता था, तो इसलिए इसका नाम आर्मी अल्फा टेस्ट कहा गया। इसमें भाषा का प्रयोग ही ज़्यादा होता है। शाब्दिक परीक्षणों में शब्दों का और संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हम देखते हैं इस प्रकार के परीक्षणों में शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इनका परीक्षण एक साथ कई लोगों पर किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों या भाषा का प्रयोग होता है, इसमें पढ़े लिखे लोगों की प्रयोग होती है। लेकिन अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होता। इनका परीक्षण एक साथ कई लोगों पर किया जा सकता है। सर्वप्रथम इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया है। जब सेना में कम पढ़े लिखे या अनपढ़ या विदेशी लोगों की भर्ती की जानी थी, इस परीक्षण को आर्मी बीटा परीक्षण नाम दिया गया। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रशासन एक ही समय में कई लोगों पर हो जाने से समय की बचत होती है। ऐसे परीक्षणों का उपयोग अधिकांश किसी सेना भर्ती के लिए किया जाता है। मतलब इस टाइप के परीक्षणों का उपयोग मतलब अधिकांश तौर पे किसी सेना भर्ती के फील्ड में ही किया जा सकता है। ऐसे परीक्षणों का उपयोग स्टूडेंट के फील्ड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका फिर लाभ नहीं हो पाता है। स्टूडेंट फील्ड में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का ही अधिकतर उपयोग होता है। तो अब हम देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। हमने तो दोनों समझ लिया, अब दोनों में हम अंतर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट।
तो आइए अब हम इसे देखते हैं। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इधर है और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इधर है। तो हम इसमें से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला देखते हैं। इसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, पर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में इन परीक्षणों के द्वारा एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। मतलब कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों का परीक्षण एक साथ किया जाता है। इस परीक्षण में अधिक समय लगता है, मतलब कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में इसके पहले वाले के अकॉर्डिंग कम समय लगता है। मतलब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें एक साथ में बहुत सारे व्यक्तियों का टेस्ट हो जाता है, तो इसमें समय की बचत हो जाती है। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में खर्च भी अधिक होता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम धन की आवश्यकता होती है। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणों का प्रशासन कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति अर्थात विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का तो अधिकतर उपयोग स्कूलों या कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, तो यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग ही ये परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षा को कोई सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी उसके निर्देशों को भलीभांति पढ़कर एवं समझकर प्रशासित कर सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इनके प्राप्तांकों के आधार पर प्रयोजन से संबंधित अनेक गुणात्मक जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे उसकी अभिरुचि, अभियोग्यता आदि का पता भी लगाया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण लेते समय शिक्षक बालकों के बुद्धि परीक्षण तो ले ही लेते, लेकिन उनको किस चीज़ में रुचि है, उन्हें क्या क्या आता है, उनकी क्या एबिलिटी है, उनमें क्या करने की कैपेसिटी है, तो ये सब भी वो जान लेते हैं। पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण इनके द्वारा परीक्षार्थियों की बुद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी गुण का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें तो एक साथ बहुत लोगों का टेस्ट लिया जाता है, तो उतना संभव नहीं हो पाता कि सभी के गुण को ये अच्छे से जान सके। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में इन परीक्षणों के प्रशासन में मौखिक विधि का प्रयोग अधिक होता है। मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में मौखिक विधि का प्रयोग अधिक होता है और इसमें क्रियात्मक विधि होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में लिखित विधि का प्रयोग अधिक होता है तथा इनका उत्तर भी लिखित रूप में ही देना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ होता है, तो मौखिक विधि का प्रयोग कर पाना इसमें थोड़ा असंभव हो जाता है। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है, मतलब कि इसमें ये थोड़ा टफ होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण थोड़ा टफ होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रश्न सरलता से बन जाता है, ये बहुत ईजिली बन जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इनके प्रशासन के समय परीक्षक आवश्यकता अनुसार प्रश्नों के क्रम में परिवर्तन कर सकता है तथा प्रश्नों के स्वरूप में भी आंशिक परिवर्तन कर सकता है। पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन परीक्षणों के प्रश्नों में परीक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस कर पाना असंभव नहीं हो पाता, असंभव होता है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आ ही रहा होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में नकल करने की संभावना नहीं होती है, इसमें मतलब चीटिंग करने की संभावना नहीं होती, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण के परीक्षार्थी विभिन्न माध्यमों से नकल कर सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, मतलब छोटे छोटे बालकों का एक एक करके टेस्ट लिया जाता है, तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अधिक उपयुक्त होते हैं। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण बड़े बालकों और वयस्कों के लिए उपयुक्त है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों पर परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सहजता से कर सकता है, पर सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में अनेक कारक बाधक हो सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता इस परीक्षण में अधिक पाई जाती है। सामूहिक परीक्षक के निष्कर्ष कम प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से सामूहिक बुद्धि का पता नहीं लग सकता और सामूहिक परीक्षक से सामूहिक बुद्धि का व्यक्तिगत बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय सीमा अधिक होती है तथा कुछ परीक्षण में समय का बंधन नहीं होता और सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रायः 45 से 90 मिनट के भीतर पूरा हो जाता है।
अब हम देखते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसा कि हम देख चुके हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी दो टाइप्स थे और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो टाइप्स थे, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक। तो हम इसे भी क्लियर कर देते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता क्या और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इनमें बौद्धिक समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मान लीजिए एक तरह से। और नॉन वर्बल मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें बौद्धिक समस्याओं को रेखा चित्रों, आकृतियों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। मतलब इसमें पढ़े लिखे लोगों का होना आवश्यक है, उन्हें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा अंकों का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, इसमें ना पढ़े लिखे लोगों को भी रखा जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनका निर्माण एवं प्रशासन अपेक्षाकृत सरल एवं कम खर्चीला होता है। मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कम टाइम का भी यूज़ होता है और कम धन का भी यूज़ होता है। पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इनका निर्माण एवं प्रशासन जटिल होता है, थोड़ा टफ होता है। अतः इसके लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा वह अधिक खर्चीला भी होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अनुक्रिया का अंकन परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़कर उसे पुस्तिका में करना होता है। पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षण कर्ता मौखिक निर्देश देता है और परीक्षार्थी मौखिक निर्देशानुसार कार्य करता है। निर्देश लिखित भी हो सकते हैं, किंतु अनुक्रिया के लिए शब्दों या अंकों का प्रयोग नहीं होता। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की माप करने में समय सीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षित एवं परीक्षित की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। मतलब पढ़े लिखे लोगों पर ही इसका परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनका प्रयोग अशिक्षित या निरक्षर लोगों तथा किसी भी भाषा के बोलने वालों पर किया जा सकता है। इन परीक्षणों की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है, लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण छोटे बच्चों एवं मंदबुद्धि बालकों और गूंगे बहरे आदि मानसिक एवं शारीरिक मंदा युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं। अनुक्रिया अंकित करने के लिए शाब्दिक परीक्षण में शब्द वाक्य पर चिन्ह लगाना, रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करना, टिक लगाना आदि विधियों का प्रयोग होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में चित्रों को पहचानना, अंग पूर्ति करना, आकृतियां बनाना, चित्रों के अनुसार गुटकों को जोड़ना आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। इसे फिर दो टाइप्स होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी कितने टाइप्स होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने इस सब में अंतर क्लियर कर चुके हैं। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। और अगर आपको बीएड में किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो नोट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।